बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं मिस्टर जमील सुखेरा एंड हैप्पी फ्राइडे एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच हिना। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आज की सुबह का आगाज भी आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। तो कुछ अच्छी खबरें शामिल करते हैं। सबसे पहले तो हम भी मजीद आपकी इस खुशगवार सुबह को थोड़ा अच्छा करते हैं, उसके बाद थोड़ी बात करेंगे पॉलिटिकल और मईशत की। लेकिन सबसे पहले तो बात करते हैं जब लाहौर कलंदर्स की जीत का तसलसल जो बरकरार है, 50 रन्स पर 7 विकेटें खोने के बावजूद कोयटा ग्लेडिएटर्स को लाहौर कलंदर्स ने शिकस्त दे दी। बिल्कुल भाई, और ये बड़ी अचीवमेंट है। जब उनकी जो है ना 50 रन पे 7 विकेट्स गिरी तो ये लग रहा था कि अब मैच जीतना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन लाहौर कलंदर्स ने जो है ना जीत का सिलसिला बरकरार रखा। और कल हम तज्जिया भी कर रहे थे इरफान ज़हीर साहब के साथ और उनका यही कहना था कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए अब जीतना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर वो नहीं जीतेंगे तो आगे के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली उनकी जो पोजीशन है, अब तो मुझे इरफान ज़हीर साहब भी बेटर बता सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक they'll be able to continue it उस तरह से। लेकिन लाहौर तो उनसे जरूर हम जानेंगे कि लाहौर कलंदर्स जो लाहौर कलंदर्स है ये क्या खा के मैदान में उतरती है। लेकिन आई एम सो ग्लैड कि जिस टीम को जमील सपोर्ट कर रहे थे, जब हमारी डिस्कशन हुई और अभी पीएसएल शुरू हुआ था और मैंने जमील से पूछा था कि जमील व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग, तो जमील ने कहा जी मैं तो लाहौर कलंदर्स को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। तो अब मैं ये जब मैच देख रही होती हूँ और जब लाहौर कलंदर्स जीतते हैं तो मेरे दिमाग में जमील आते हैं कि बहुत खुशी मना रहे होंगे। और जमील के साथ साथ सारे लाहौरियों ने बहुत खुशी मनाई। जो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट करता है वो बड़ा खुश होता है। अच्छा देखिए आप बिना कि जब शुरू के मैचेस लाहौर कलंदर्स ने 2 मैचेस खेले थे अभी तक, एक जीता एक हारा, तो पॉइंट्स टेबल पे लास्ट नंबर पे था। तो लोग बहुत तनकीद भी कर रहे थे लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस पे। हालांकि बड़ी अच्छी प्लेइंग 11 बहुत अच्छा है इनका, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स हैं इस टीम में। लेकिन फिर मीम्स कुछ मार्केट में आई कि जंप करने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है। तो वही हुआ कि लाहौर कलंदर्स पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर है। और कल के मैच की तो फिर क्या ही बात है कि वो मैच जो नजर आ रहा था कि लाहौर कलंदर्स हार, वो जीत अपने नाम की लाहौर कलंदर्स ने। वेरी गुड न्यूज़। आई थिंक इतने स्ट्रेस में, इतने डिप्रेशन में, इस तरह के मौशी हालात में जहां हम सियासत की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, मतलब सबकी नैया डूब रही है। लेकिन अगर पीएसएल की बात करें और फिर लाहौर कलंदर्स की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, देख के बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि एक वो हवा का ताज़ा झोंका, आप कहते हैं हवा का ताज़ा झोंका, हवा का स्ट्रेस के इस माहौल में हवा का ताज़ा झोंका। बिल्कुल। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले फैसले की। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब में सदर मुमलिकत और केपी में गवर्नर इलेक्शन की तारीख दें और इलेक्शन कमीशन मुशावरत करके इलेक्शन की तारीख तजवीज़ करे। इस फैसले की हुकूमत ने मुख्तलिफ तशरीह की है। 4 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा है और 3 ने फैसला दिया है कि जबकि 5 जजेस ने पीटीआई के मौक़िफ़ को तस्लीम किया और फैसला 3-2 के तनासुब से आया है। इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत किया और उनका कहना है कि सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला और फंड्स के लिए वजारत खजाना को खत लिखेंगे। तो जनाब अब इस पर थोड़ी तफसील से बात करते हैं। सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सलमान आबिद साहब, कैन यू हियर मी? ओके, सलमान आबिद साहब से हम दोबारा रब्ता करते हैं। वो हमारे साथ हैं लेकिन हमारी आवाज उनको जा रही है, उनकी आवाज हमें नहीं आ रही है। अगेन टेक्निकल इश्यूज भाई, पाकिस्तान टेक्निकल इशू। अच्छा ये भी एक टेक्निकल इशू है जी, ठीक है। ये जो इंतखाबात दिस इज आल्सो वेरी टेक्निकल। यस, मेरा ख्याल है कि इस टेक्निकल इशू पे टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाना चलें इट्स प्रीटी नॉर्मल बनता है, ठीक है। क्योंकि और मेरे ना आईपैड पे भी तकरीबन हर रोज ही कोई ना टेक्निकल इशू आया होता है और मरियम उसको टेक्निकल गैजेट टेक्निकल थिंग कि इतनी टेक्निकलिटी में फंस के ही ना हम जिंदगी में क्या करेंगे अगर हम फंसते रहे तो। जरा सोचें, वही लाइफ ज्यादा अच्छी थी। बिल्कुल, स्टोन एज वाली जिंदगी बेहतर थी भाई। आप सीधी जिंदगी। अब तो ये आईपैड की समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया अचानक से। कोई मुझे बताएं क्या हुआ है? कुछ गायब हो गया मेरा। ये मैं बताता हूं, ये जब आप इसको यहाँ रख के ना, यहाँ गोद में रख के जब यूं करती है ना, That's what I do mostly. हाँ, तो वो सारे जो है ना वो टैब्स आपके बंद हो जाते हैं। So I'll be needing Mariam's help. Mariam is so kind कि हमेशा जो है ना मेरे टैब को ठीक करती रहती है। लेकिन हम ये ब्रेक में करेंगे ना, अभी तो नहीं आ सकती ना जी मरियम। वैसे अभी भी आ सकती है। ओके जनाब, हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हुक्म दिया गया
और इंतखाबात के हवाले से बताया गया कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। आपको हम शेयर कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का दूसरा इजलास हुआ और इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत की है और उनका कहना है कि सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला और फंड्स के लिए वजारत ख़जाना को ख़त लिखेंगे। तो दोनों सूबों में इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में कराने का फैसला किया गया है और दोनों सूबों की मुजव्वज़ा तारीखों पर मुशावरत पर इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तफाक किया गया है। जिस तरह ये बहुत बहस हो रही थी पिछले कुछ अरसे में कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है आइन की रूह से, तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अज़ खुद नोटिस लिया और आइन के इस आर्टिकल की जब तशरीह का मामला आया, क्योंकि गवर्नर्स का ये कहना था कि हमने डिसॉल्व नहीं की असेंबली तो हम इसकी तारीख भी नहीं दे सकते, और फिर अदालत की जानिब से एक डायरेक्शन दी गई कि पंजाब इलेक्शन कमीशन जो है पंजाब और केपी के इलेक्शन करवाए, वक्त पर करवाए, आइन की रूह से जो हुक्म है उसी तरह इसको फॉलो किया जाए, ओबे किया जाए। बिल्कुल, लेकिन अब देखना यह है कि क्या हुकूमत अपने मौक़िफ़ को बुनियाद बनाकर रेफरेंस दर्ज करेगी या फिर मामला जो है वो दोबारा अदालत में जाएगा। तो सलमान आबिद साहब हम कल डिस्कस कर रहे थे कि क्या एक बार फिर तो अदालत जाएगा, लेकिन हम सलमान आबिद साहब से हम इस पर जरूर तजिया लेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर अदालत में ये मामला जाए। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, और ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे उस पर अब हम तफसीलन बात करेंगे। उस पर तफसीलन बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट सलमान आबिद साहब ने। सलमान आबिद साहब, इलेक्शन कमीशन ने 54 डेज के स्केड्यूल पर इत्तफाक किया है। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस अब वक्त पर हो पाएंगे? इलेक्शन कमीशन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इलेक्शन की तरफ ना जाए। अल्टीमेटली अब उनको इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बड़ी वाज़ेह है। और अगर अब इलेक्शन से इनराफ करने की कोशिश की गई तो ना सिर्फ ये अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी होगी, बल्कि हुकूमत पर और कुछ इदारों पर तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन की तरफ जो है वो मामला जाएगा। अलबत्ता मैं तो इस बात का हामी था और अभी भी हामी हूँ कि हमें 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मुकाबले में आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और वफाकी हुकूमत को एक कदम आगे बढ़कर आम इंतखाबात का ऐलान ही करना चाहिए। लेकिन यह हुकूमत की अपनी मर्जी है और स्वाबदीद है कि वो क्या फैसला करती है। बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 सूबाई असम्बलियों के जो इंतखाबात हैं वो नागुज़ीर है, अब उनसे इनराफ नहीं किया जा सकता। जी अच्छा सलमान आबिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर ताख़ीर की जा सकती है। तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत के पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसे बुनियाद बनाकर मज़ीद ताख़ीर की जा सकती है इंतखाबात में? देखिए, अगर ताख़ीर चंद दिनों की हो ना तो शायद बात समझ आ जाए, लेकिन अगर ताख़ीर का मकसद ये है कि हमें इंतखाबात को पोस्टपोन करना है लंबे अरसे के लिए, तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ऐसा मुमकिन है, क्योंकि फिर वो तौहीन अदालत की बात होगी। ये जो बार बार बात की जाती है ना, कभी नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए, कभी जो है माशी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर इंतखाबात को पोस्टपोन करने की बात की जाती है, और कभी दहशतगर्दी को बुनियाद बनाया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये कोई जवाब बाकी रह जाएगा। हर सूरत में इलेक्शन कराना है। अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार करती है और इदारों को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी, तो इससे एक नई सियासी भी और कानूनी जंग जो है वो आपके सामने आ जाएगी, और अल्टीमेटली फिर दोबारा गेंद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। अगरचे खुद हुकूमत कह चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ताबे है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि जितने भी हुकूमत कोशिश कर ले, अल्टीमेटली उनको इलेक्शन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। सलमान आबिद साहब, 2-4 महीनों के फर्क से अगर आम इंतखाबात की बहस छिड़ गई तो क्या ऐसा मुमकिन है कि फिर किसी तरीके से अदालत की मदद से ही, अदालत में ही दोबारा अदालत के सहारे ही ये फैसला किया जाए कि एक ही बार इलेक्शन हो, सूबाई असम्बलीज के भी और आम इंतखाबात हो, और ऐसा एक माहौल बन जाए? इस चीज़ के कितने चांसेस हैं आपके ख्याल में? देखिए, मेरे ख्याल में तो यही एक बेहतर चॉइस है जो बात जमील आप कर रहे हैं कि हमें नए इंतखाबात, आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। अब आम इंतखाबात तो हुकूमत कहती है ना कि हम अक्टूबर 2023 में कराएंगे,
तो फिर अगर आपने 2023 में आम इंतखाबात करवाने हैं तो फिर तो आपको 2 सूबाई इंतखाबात पहले करवाने पड़ेंगे। और अगर हुकूमत थोड़ा सा सेक्रीफाइस करे और मामलात को 3-4 महीने पीछे ले आए तो फिर अप्रैल या मई में आम इंतखाबात का रास्ता निकाला जा सकता है। और अब वफाकी हुकूमत खुद जो है वो कौमी असम्बली को तहलील करके आम इंतखाबात का रास्ता अगर इख्तियार कर ले तो हमारे यहाँ अप्रैल या मई में आम इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन ये फैसला अल्टीमेटली हुकूमत को करना है कि वो 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करेगी या अल्टीमेटली वो आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करेगी, क्योंकि हुकूमत खुद कह रही है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुमकिन नहीं है, हमें आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है। तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को 3-4 महीने नीचे आकर एक आम इंतखाबात का ऐलान ही करना चाहिए। तो सलमान आबिद साहब, जो 2-3 इसमें सुकम है ईवीएम मशीन के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से, और ख़ास तौर पर आम इंतखाबात होंगे तो वो नए सेंसस पर होंगे, तो अगर ये सूबाई असम्बली के इलेक्शंस होते तो ये तो पुराने सेंसस पर ही हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अगर आम इंतखाबात की राह हमवार होती भी है तो ऐसे में क्या नए सेंसस हो जाएंगे और कोई पार्टीज की जानिब से एतराज़ात नहीं आएंगे कि जनाब ये इलेक्शन सही नहीं हो रहे, या साफ और शफाफ इलेक्शन पर भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा? देखिए जमील भाई, बात यह है कि जो ईवीएम के ऊपर और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने का मामला है, ये तो अक्टूबर तक भी हल होने वाला नहीं है। अगर हम अक्टूबर तक भी इंतजार कर लें इंतखाबात का तो इसके इम्कानात कम है, क्योंकि वफाकी हुकूमत की कोई दिलचस्पी नहीं है ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हवाले से और ईवीएम के हवाले से। और इलेक्शन कमीशन भी अपने ईवीएम के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है। तो वो चाहे इलेक्शन 3 महीने 4 महीने पहले हो जाए या 4 महीने के बाद हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन का इम्कान तो मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा। ये पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन होगा। जहाँ तक आपने नई मरदमशुमारी की बात की है, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो पुरानी मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उन्हीं को सिंध में और बलूचिस्तान में तस्लीम नहीं किया जा रहा। तो नई मरदमशुमारी जब अगर हो भी जाए तो उसके नताइज को कौन अभी कबूल करेगा, खासतौर पर 2 सूबे जो सिंध और बलूचिस्तान के हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आ गई है कि आपने असम्बलियाँ तोड़ी हैं और असम्बलियाँ तोड़ के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो अब आपके पास यही चॉइस है, या तो आप 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराएं पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, या नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। और ये भी मामला कि मरदमशुमारी नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने हैं या पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने हैं, ये तो हुकूमत और अपोजिशन मिल बैठ जाए ना जी। अगर आपने मई में इलेक्शन करवाने हैं, अप्रैल या मई में जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, तो उस वक्त नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन हो सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, क्योंकि अभी 4 महीने पड़े हुए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कोई रास्ता निकालना हो तो निकाला जा सकता है। अलबत्ता मसला सिर्फ ये आ रहा है कि हुकूमत ये समझती है कि चाहे वो फौरी इंतखाबात भी करवा दे, चाहे वो सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो या आम इंतखाबात हो, हमें इस वक्त इंतखाबात सूट नहीं करते। जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो महंगाई है, उस पूरे अमल के अंदर लोग उनको वोट क्यों देंगे? इसी वजह से वो इलेक्शन से फरार का रास्ता सलमान आबिद साहब, अगर मुल्क की माशी सूरत हाल की बात करें और महंगाई की बात करें तो उस हवाले से आप इसहाक डार साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इसहाक डार ने तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेला है ना जी। वो उनका मुस्तकबिल तो छोड़े, वो तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खेल गए। वो जो नजूमी थे माशी तौर पर कि जी मैं आऊंगा तो पटारी में से सांप निकालूंगा, और बल्कि ये कहा कि मैं फ्लाइट में बैठ रहा हूँ और फ्लाइट में बैठते डॉलर की कीमत नीचे आ रही है। तो अब आप देख लीजिए उसका नतीजा क्या निकला है। मिफ्ता इस्माइल साहब और इनकी जो लड़ाई है और जो हुकूमत के अंदर जो तजाद था, उसने सबको लेके बैठ गए। ये जो सारा रिजीम चेंज हुआ है, इसके नतीजे में जो बड़ा माशी बुरहान पाकिस्तान में पैदा हुआ है वो हम सब भुगत रहे हैं। बल्कि अब तो नई सूरत हाल ये बन गई कि IMF ने आपके साथ मायदा करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल है, हम तो अभी इस वक्त मायदा नहीं करेंगे। हमें सागदार कहा करते थे कि IMF के साथ मनाना मेरा काम है, मुझे आता है उनसे बात करना, मैं उनसे डील कर लूंगा, वो मेरी बात मानेंगे, हम अपनी डिक्टेशन पे उनसे बातें मनवाएंगे। तो वो सारा तजर्बा तो नाकाम हो गया ना। तो ये इसलिए ये कहा जा सकता है कि माशी तौर पर ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, इनको डुबोने में जिस शख्स ने सबसे बड़ा किरदार अदा किया है उसका नाम इसहाक डार है। ठीक हो गया। सलमान आबिद साहब, जाते जाते आपका ये भी कमेंट लेना चाहूंगी कि मरियम नवाज साहिबा क्या नून लीग की पॉपुलैरिटी गेन कर पाएंगी? जिस तरह से वो जलसे जुलूसों का सिलसिला अब जारी है, आपको क्या लगता है कि नून लीग अपनी पॉपुलैरिटी को गेन कर पाएगा या अपनी साख बचा पाएगी? एग्जैक्टली देखिए, कोशिश तो वो करेंगी और इसी वजह से शायद उन्होंने ये कह भी दिया कि ये हुकूमत मेरी नहीं है, ताकि जब वो अवाम में जाएं तो वो लोगों को बता सकें ये हुकूमत उनकी नहीं है, वो तो अवाम के साथ खड़ी है।
लेकिन लोग इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो शहबाज शरीफ की हुकूमत को मरियम की हुकूमत ना समझे और मरियम की हुकूमत को शहबाज शरीफ की हुकूमत ना समझे। तो इसलिए उनके लिए चैलेंज बहुत है, क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, आपने देखा जब और हाई कोर्ट में गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, फिर जो राजनपुर का बाई इलेक्शन हुआ है, वहां तो इस वक्त सबसे ज्यादा टफ टाइम अगर कोई पॉपुलैरिटी में कोई देगा वो तो इमरान खान देगा। तो मरियम उनका कोई सही तरीके से मुकाबला कर सके तो एक अलग बात है। और फिर ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब इंतखाबात से पहले वापस आ जाएंगे, उसका भी मुझे फिलहाल। सलमान आबिद साहब, आपने तफसीलन इस पर बात की, शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, महंगाई पर थोड़ी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। डॉलर की ऊंची उड़ान, महंगाई ने किया बुरा हाल। डॉलर की बढ़ती कीमत एक बार फिर पाकिस्तान की करेंसी की कदर पर बुरी तरह असरअंदाज हुई है। 2 मार्च को पाकिस्तान में $1 की कीमत में अचानक 18 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ, जो पाकिस्तानी रुपए की कदर में तकरीबन 7% कमी का बायस बना। तो डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला बुध से ही शुरू हो गया था। 1 मार्च को डॉलर का पाकिस्तान में इंटरबैंक रेट 4 रुपए इजाफे के बाद 266 रुपए पर पहुंचा और जुमेरात को मार्केट खुलते ही चंद ही घंटों में $1 की कीमत इंटरबैंक में तकरीबन 19 रुपए, तकरीबन 20 रुपए इजाफे पर पहुंची। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। माहिर मौशत इकरामुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इकराम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या IMF की जो हालिया शराइत हैं, खास तौर पर डॉलर की कदर को कंट्रोल करने पर जो हमारी और IMF की बात हो रही है, क्या वो ये वजह है कि डॉलर एक ही दिन में तकरीबन 20 रुपए कीमत बढ़ गई उसकी? जी, जाहिर है ये तो डॉलर की बहुत कमी भी है, क्योंकि बरामदात भी का भी पैसा नहीं आ रहा है, तफसीलात ज़र भी कम हुई है। मगर दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि IMF ने कहा है कि आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल मत करें और इसको ओपन मार्केट में जो इसकी सही प्राइस है वो आने दीजिए। तो जाहिर है ये जो डिवैल्यूएशन हमें कल नज़र आई है, इसको अगरचे हुकूमत नहीं कह रही कि ये डिवैल्यूएशन है, मगर हकीकतन तो ये डिवैल्यूएशन ही है और कुछ नहीं है। और इसका मकसद जाहिर है कि IMF का प्रोग्राम हासिल करना ही है। इसके अलावा तो कोई वजह नहीं थी कि हम अपने पैसे की कदर को इतना गिराते। इससे जाहिर है कि अब और भी महंगाई होगी, क्योंकि तेल की प्राइसेस भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी पड़ेंगी। फिर हमारी जो इम्पोर्ट्स भी महंगी हो जाएंगी। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क हमारे जो कर्ज़ों की अदायगी है वो भी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कल ही आपने देखा कि सिर्फ डॉलर ही की कीमत ऊपर नहीं गई, बल्कि साथ में स्टेट बैंक ने 20% शरह सूद में 3 यानी कि पॉइंट इजाफे से 17 से 20 कर दिया है। तो ये तो बैठे बैठे हुकूमत के लिए अपने लिए भी बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो कर्जों की अदायगी एकदम बढ़ जाएगी, कर्जों की अमाउंट बढ़ जाएगी, बहुत मसाइल पैदा होंगे। सर, वजीर खजाना की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा और ये सब अफवाहें हैं, गलत बातें हैं, लोग ऐसे ही अफवाहें फैला रहे हैं। आप क्या समझते हैं? क्योंकि अगर रुपए की कीमत की बात करें, कदर की बात करें, तो उसमें गिरावट है और वो रोज बरोज जो है वो गिरावट का शिकार है। आप क्या समझते हैं, हमारे वजीर खजाना साहब जो हैं वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? वजीर खजाना साहब जो है वो अपनी दानिश में तो सही फरमाते हैं कि पाकिस्तान जिसे सॉवरेन डिफॉल्ट कहते हैं वो तो करने की पोजीशन में अल्लाह ना करे आए भी। लेकिन कैफ आप देख रहे हैं कि सूरत हाल जब आप बहुत सी अपनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमर्शियल इम्पोर्टर्स नहीं पूरा कर पा रहे हैं, मुल्क के अंदर अफराते ज़र बढ़ रहा है, सारी चीज़ें हैं, तो परहैप्स ये बहुत से लिहाज से जैसे कि हमने अर्जेंटीना में देखा वहाँ ये तो बाहर कैफ उससे भी बदतर सूरत हाल है, क्योंकि जिन मुल्कों ने डिफ़ॉल्ट किया भी था फिर IMF ने उनको ज़्यादा पैसे दिए। तो वो सही कहते हैं कि अगर आप किसी के $100 के मकरूज हो तो आप गुलाम होते हैं, और अगर 100 बिलियन के हो तो फिर वो आपका गुलाम होता है। तो ऐसी भी सूरत हाल नज़र आ रही है कि IMF अपना दबाव बढ़ाता चला जा रहा है और वज़ीर ख़जाना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटजी है से बयान नहीं कर पा रहे हैं, और तकलीफ तो आम आवाम को और मुल्क का नुकसान। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इकराम साहब, ये जो शरह सूद में 3% इजाफे के बाद हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 20% में पहुंच गया है, इस फैसले के बाद आप क्या देख रहे हैं कि मईशत पर इसके क्या असर पड़ेंगे? इसको बहुत बुरे असर पड़ेंगे। हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखें तो उनको महंगा कर्जा मिलेगा और कर्जों की अदायगी में मुश्किल होगी। जो आम लोग हैं वो अब कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नया कर्जा नहीं ले पाएंगे। जो लेगा जाहिर है वो इस अगर 20% ये रेट है तो उसे 25 से 30 के दरमियान मिलेगा, और जो उन्होंने पहले कर्जे लिए हुए थे उनके एक साथ बढ़ेंगे, वो भी डिफ़ॉल्ट करेंगे।
तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, लेकिन आम जो जब लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे, बिजनेसेस डिफ़ॉल्ट करेंगे, तो फिर बैंकिंग सेक्टर पे भी बहुत बुरा असर आएगा, क्योंकि उनके जो ऐसे दहिंदगान हैं जो कर्जा नहीं दे सकते, उनकी तादाद बढ़ेगी और उनके लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सूरत हाल मजबूरी तौर पर 20% शरह सूद की पूरे मुल्क के लिए खतरनाक भी है, खौफनाक भी, और इससे महंगाई कोई नहीं कंट्रोल होने लगी, क्योंकि महंगाई की वजह जो है फूड इन्फ्लेशन इस वक्त हमारी हाइपर इन्फ्लेशन पे पहुंची है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ वजूहात हैं, उसकी कोई ताल्लुक जो है वो स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से नहीं है। तो ये बात सोचनी चाहिए कि जब भी स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो उससे हमारी महंगाई क्यों नहीं कम हो रही है, इस पर गौर करने की जरूरत है, मगर मेरा ख्याल है कि कोई इस पर बात नहीं कर रहा। अच्छा इकरामुल हक साहब, ये भी बताइएगा कि महंगाई पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है, और अगर महंगाई की बात करें तो 48 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है। आप क्या समझते हैं कि कर्ज मिलने से क्या महंगाई में कमी आएगी? जी बिल्कुल नहीं, उसकी तो बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हमारी चीज़ों की लागत बढ़ती जा रही है, टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, बिजली बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, गैस बढ़ती है। ज़ाहिर है ये सारी इनपुट्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ ज़ाहिर मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी हमारे यहाँ आदत है। लोगों को वो एकदम अगर 10 रुपये कीमत बढ़े तो 20 बढ़ा देते हैं। फिर बाहर से सप्लाई चेन डिस्टर्ब है, सारे के सारे कंटेनर इस वक्त पोर्ट्स पे रुके हुए हैं, चीज़ें आ नहीं रही हैं। अब तो हम गंदम भी बाहर से मंगवाते हैं, कपास भी बाहर से लेते हैं, दालें बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो आपने हमें अपनी एग्रीकल्चर को ठीक करना चाहिए ताकि हम वहाँ से अपनी ज़रूरियात पूरी करने के अलावा बल्कि वहाँ से बरामदात भी कर सकते हैं। मगर किसी हुकूमत ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, और उसका नतीजा ये है कि आज हमें खाने पीने की चीज़ों में जिस मुश्किलात का जितनी इसकी कीमत बढ़ गई है, आम आदमी के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल होता है। अच्छा इकरामुल हक साहब, जहां IMF हमारे से उन शराइत पर बात कर रहा है जो ऑलरेडी IMF मुत्तफिक हो चुका था, लेकिन उनमें मजीद मुतालबात IMF सामने रख रहा है, जिसमें एक तो ये शराय सूद का बढ़ाना था, दूसरा जो हमारा एनर्जी सेक्टर है उसमें इस्लाहात पर बहुत ज़ोर दे रहा है IMF के। बिजली की कीमतों का तयन, ख़ास तौर पर आपकी नज़र से वो खबर गुजरी होगी कि 4 रुपया फ़ी यूनिट इजाफा होगा बिजली की कीमत में, और जो फ्यूल सरचार्ज हैं वो अब मुस्तकिल बुनियादों पर रहेंगे। पहले तो हम 4 माह के साइकिल में चलते हैं, तो वो अब मुस्तकिल बुनियादों पर रहेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में बिजली हमें बहुत महंगी मिलेगी। तो एक तरफ महंगी बिजली, दूसरी तरफ हम एनर्जी सेक्टर की इस्लाहात नहीं कर रहे, तो हम इसको मैनेज किस तरह कर पाएंगे? आवाम बेचारी बिजली के बिल किस तरह पे करेगी? ये बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये तवानाई का शोबा ऐसा है कि इसके ऊपर मुसलसल बातचीत के बावजूद भी, हल बताने के बावजूद भी हर हुकूमत ने उससे जो है नज़रअंदाज किया है, और उसका नतीजा ये निकला है कि अब वहाँ पे ट्रिलियंस का जो है वो सर्कुलर डेट खड़ा है, और बिजली चोरी भी होती है, लाइन जो लॉसेस भी होते हैं वो भी आम सार्फिन को भुगतना पड़ता है जो पैसे दे रहे हैं। इस मुल्क में मसला यही है कि जो बिल सही देता है उसी पे ही सारा बर्डन है, और जो टैक्स सही देता है उसके ऊपर मजीद बर्डन है। तो तवानाई के शोबे में अगर हमने इस्लाहात नहीं की तो आने वाले दिनों में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ये गर्मियाँ आएंगी, रमज़ान आएगा, तो आप देखेंगे ना सिर्फ बिजली बहुत महंगी होगी बल्कि दस्तयाब भी नहीं होगी। तो ये हुकूमत जो बहुत दावे करती थी कि जी हम ये सारी चीज़ें दुरुस्त कर देंगे, आपने देख लिया कि इन्होंने पहले से भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी हैं, और इसका जो बराह रास्त असर आम आवाम और कीमतों पे होगा वो तो बहुत ही खौफनाक हद तक ऊपर जाएगा। इसके ऊपर हमें कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ों से असल मसाइल का जो इजाफा होगा वो आम आवाम की ज़िंदगी में होगा। ठीक हो गया। इकरामुल हक साहब, जल्दी से कमेंट दे दीजिए, बतौर इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि मौशी हालात को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं तो हुकूमत को फौरी तौर पर क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? ये हुकूमत को तो सबसे पहले अपने लल्ले तल्ले और जो शाही अखराजात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट्स हैं, और अब तो मेरा ख्याल है कि ये इलेक्शन ईयर है, तो वो कोशिश करें कि ये किसी अच्छी निगरान हुकूमत के हवाले करें, मैनेजमेंट वो जल्दी से इलेक्शन करवाए, और ये सारे लोग इन सीटों से जल्दी छोड़ देंगे, उतने ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। जितने दिन ये और हुकूमत करेंगे हमारा नुकसान भी ज़्यादा होता जाएगा, और आगे तक भी एक नई हुकूमत से शायद बात कर ले, इनसे तो अब वो बात करने को भी तैयार नहीं है। इकरामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने तफसील से इस मुतालिक हमें बताया कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कितनी बढ़ सकती है, और मुल्क की मुआशी सूरत हाल जो है वो कितनी बिगड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह आप जिक्र करें, वज़ीर ख़जाना तो यही कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा,
लेकिन डेली बेसिस पर जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, रुपए की कदर में कमी हो रही है, मईशत संभल नहीं रही, IMF कर्जा नहीं दे रहा, दोस्त ममालिक एवन हमें यकीन दहानी नहीं करवा रहे कर्जा देने की, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट वाला सीन है। दुआएं कर सकते हैं हम पाकिस्तान के लिए, बल्कि मुझे तो लगता है हमें वजीर खजाना साहब के लिए ज्यादा दुआएं करनी थी। अल्लाह उनका हिम्मत और हौसला ये बुलंद रखे जो वो हमें देते रहते हैं हौसला। उम्मीद की किरण तो है ना, देखिए चाहे झूठा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ हौसला तो हमें देते रहते हैं। हमारी कौम को हम भी थोड़ा हौसला करते हैं, बहुत जरूरत है। बिल्कुल, हम भी थोड़ा हौसला करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब बात करते हैं दिन के सबसे इम्पोर्टेंट मील की, यानी कि नाश्ता। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नाश्ते के बगैर जो है वो ज़्यादा देर अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आप जल्दी से वेट रिड्यूस कर लेंगे। और वो तमाम ख़वातीन का इसलिए कह रही हूँ कि जब वो क्रैश डाइटिंग करने पर आती हैं तो उनको लगता है कि नाश्ता भी स्किप कर दो, लंच भी बस थोड़ा बहुत खा लो, और फाके करने को वो डाइटिंग का नाम दे देती हैं। और उनको ये लगता है कि अगर नाश्ता स्किप कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें नाश्ते की तो ये बहुत अहम पूरे दिन का जो है वो मील होता है। और अगर हम अपने दिन का आगाज एक अच्छे हार्टी ब्रेकफास्ट से करते हैं, हम अच्छा नाश्ता करते हैं, तो पूरा दिन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजरता है। और हम थोड़ी रिसर्च भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि अमेरिका और कई ममालिक के माहिरीन ने भूख के सेहत और खुसूसी तौर पर मुदाफ़ती निज़ाम पर पड़ने वाले असरात को जांचने के लिए एक रिसर्च की, जिससे मालूम हुआ कि नाश्ता किए बगैर फाके काटना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर डाइट या कम ग़िज़ाएं खाने को सेहत के लिए बेहतर करार दिया जाता है और ख्याल किया जाता है कि इससे मोटापे और शुगर समेत दीगर बीमारियों से बचा जा सकता है। हालांकि इस रिसर्च में माहिरीन ने भूखे रहने के मुदाफ़ती निज़ाम पर पड़ने वाले असरात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि फाके काटना मुदाफ़ती निज़ाम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। खास तौर पर ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करते हैं तो ऑल डे आपकी एक एनर्जी, आपने जिस एनर्जी को पूरे डे में कंज्यूम करना है वो एनर्जी तो इनटेक हुई नहीं, और आप सुबह से ली नहीं। अगर आपकी सुबह से एनर्जी लेवल 0 है तो पूरा दिन में जो आपके काम काज हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो आपने सारा कुछ प्लान किया हुआ है, वो उस एनर्जी लेवल के साथ आप नहीं कर सकते। फिर माहिरीन ने क्या किया है कि जी चूहों पर एक्सपेरिमेंट करके देखा है। उन्होंने चूहों को भूखा रखा और फिर उनको देखा कि उनका जो है इम्यून सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स करता है और किस तरह से वो जो है ना उनके असरात होते हैं उनकी बॉडी पर। तो उन्होंने ये जायजा लिया। जब भी वैसे कोई रिसर्च की जाती है चूहों पर ही पहले आजमाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो इंसानी नेचर के बहुत करीब तरीन लेकिन कितना होते हैं, क्यों की जाती है इस पर रिसर्च, हम ज़ैनब गोंदल साहिबा से पूछते हैं, हमारे साथ हैं, तो वो हम न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात करेंगे और ये चूहों पर क्यों सारे तजुर्बात किए जाते हैं हिना की इस बात को भी हम थोड़ा सा जरूर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो ज़ैनब आपसे यही पूछेंगे कि नाश्ता ना करने के सेहत पर और दिमाग पर क्या असरात होते हैं? अगर आप नाश्ता ही नहीं करते हैं, आपने अपनी बेसिक डे की एनर्जी ही नहीं ली, तो आपके सारा दिन सर में दर्द होता रहता है। और हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे स्कूल तो जा रहे होते हैं लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते। बॉस की और यूजुअली जो हमारे कह लें कि वर्किंग पर्सन होते हैं, चाहे वो टीचर हो, किसी भी फर्म में काम कर रहा हो, कोई भी हो, तो वो लड़ाई बहुत ज्यादा होती है। अगर आप अपना देख लें, जिस दिन आप लोग नाश्ता नहीं करके आते होंगे उस दिन आपकी भी यही हालात हो रहे होंगे। क्योंकि बेसिकली हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो सुबह 7 AM पे पीक पे होता है अपने पे। अगर हम खाना नहीं खाते तो वो लेवल्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपना ब्रेकफास्ट जो है 7 to 8 AM आइडियल टाइम इसीलिए कहा जाता है, अगर हम कर लेते हैं तो वो लेवल्स नीचे आने शुरू हो जाते हैं, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है और बॉडी में शुगर स्पाइक्स सबसे ज्यादा होते हैं इसी टाइम पे। थोड़ा सा छोटा सा एक सवाल इसमें ऐड करता हूँ कि क्या सोने के टाइम पे भी ये डिपेंड करता है 7 से 8 का टाइम, या आप जितने बजे भी सोएं आपकी बॉडी के लिहाज से 7 से 8 बजे ही ये पीक टाइम होगा उसका? आप जितने बजे मर्जी सो रहे हैं, आपकी बॉडी को ये चीज नहीं पता। उसने रात को जब अंधेरा होना है अपने हार्मोन स्लीप के रिलीज कर देने हैं। जैसे ही सुबह 6-7 बजे का टाइम होगा, यानी धूप निकलेगी, रोशनी होगी, वो अपने हार्मोन्स दूसरे रिलीज करने लग जाएगी। अब लोग यहाँ कहेंगे कि अच्छा जिस दिनों धुंध नहीं पड़ती उन दिनों उसको क्या पता कि दिन हो गया है। नहीं, ये अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक्टिवेटर्स लगाए हुए हैं, उनको पता है कि इस टाइम पे किस हार्मोन ने रिलीज होना है। एग्जैक्टली। अच्छा ज़ैनब, ये भी एक बहुत ज्यादा डिबेट चलती है जब नाश्ते की बात करते हैं कि जी नाश्ता, एक अच्छा नाश्ता होता क्या है,
कौन सा ऐसा नाश्ता है जो हमें रोज सुबह उठ के करना चाहिए? फिर बहुत सा एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जी पराठा खा लें आप सुबह में, अंडा खा लें, लेकिन कोई बात नहीं, अब सारे दिन में फिर जो है ना लाइट चीज़ें खा लें, सैलड्स खा लें, फ्रूट्स खा लें, और उस तरह से आप जो है ना रोटी नान का इस्तेमाल ना करें। व्हाट डू यू से कि सुबह जो है वो नाश्ता क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए? नाश्ता जो है वो आपका फुल फ्लेज होना चाहिए, जिसके अंदर कार्ब्स, प्रोटीन्स और आपके फैट्स हर चीज़ इंक्लूडेड बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत उठा लिया है, वो ये है कि कार्ब्स कोई भी हो सकते हैं, फैट कोई भी हो सकता है, प्रोटीन की हम कोई भी सोर्सेज ले सकते हैं। एग्जैक्टली। अब पराठा इज समथिंग जो हम लोग जब इमेजिन भी करते हैं तो वो बड़ा बड़ा सारा बलों वाला पूरा ऑयल मक्खन से भरा हुआ लच्छेदार पराठा हमारे माइंड में आ रहा होता है, जिसके साथ आप चने शोरबे वाले लंबे ऑयल और वो चीज माइंड निहारी बेसिकली यही चीजें हमारे माइंड में आती हैं। और ये काम हमारा जो है खराब यही से शुरू होता है। जब आपका दिन ही खराब स्टार्ट हुआ है तो आपका पूरा दिन जो है वो कोलैप्स्ड रहता है, खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने दिन में अगर फॉर एग्जांपल 1800 कैलोरीज पूरे दिन में कंज्यूम करनी थी, आपने 700 to 800 मॉर्निंग में ही कंज्यूम कर ली, तो बाकी पूरे दिन के लिए सिर्फ 1000 कैलोरीज बचती हैं। तो 1000 कैलोरीज में आप क्या ही खा लेंगे? और उसमें भी फिर हम गलत चॉइसेस करते हैं। हमारा मसला ये भी होता है कि अगर हम लोगों ने नाश्ता अच्छा किया होता है ना, तो हम पूरा दिन सोचते हैं यार मैंने नाश्ता अच्छा किया, एफर्ट अच्छी पुट की है, तो अब मैं पूरा दिन जो है ना अच्छा खाऊं, ताकि अगर आपने वेट लॉस भी करना है तो नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट गेन करना है नाश्ता इंपॉर्टेंट है, कोई काम आपने अपनी लाइफ में करना है उसके लिए भी अगर आप घर से खा के जाओगे, फुल होके जाओगे, तो ही आप एनर्जेटिक होगे कि आप उस काम को जाके फुलफिल कर सकें। लेकिन हम लोग जब आते हैं वाकई जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में ही कहा कि क्रैश डाइटिंग पे आते हैं, हमें लगता है वजन कम कैसे होगा, शुगर कंट्रोल हम अपनी कैसे करेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज माइंड में यही आती है ब्रेकफास्ट छोड़ दो। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? ब्रेक फास्ट, अपने फास्ट को ब्रेक करना। रमजान में जब हम इफ्तार के लिए तैयारियां कर रहे होते हैं तो हमने कितने लवाजमात रेडी किए हुए होते हैं, मैंने 15 घंटे से कुछ नहीं खाया, 16 घंटे से कुछ नहीं खाया, ये एनर्जी के लिए ले लो, वो एनर्जी के लिए ले लो। तो नॉर्मल डेज में भी तो वही हो रहा होता है। हम 15-16 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट जो करते हैं वही तो हम अपनी इफ्तार कर रहे होते हैं। क्या खाएं ज़ैनब, नाश्ते में क्या आपके लिए आइडियल ब्रेकफास्ट क्या है? अच्छा, एक तो आइडियल है ना, और दूसरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि देखिए महंगाई का दौर है, तो अब इतनी महंगाई है, अब ब्रेड अंडा भी 600-700 से कम में नहीं आता। अगर आप एक ब्रेड और एक दर्जन अंडे ले तो वो बच्चे जिनके लिए न्यूट्रिशन वैल्यू का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है, और वो नाश्ता भी स्किप ना करें स्कूल जाते हुए, तो महंगाई से रिलेटेड भी थोड़ा इस सवाल को आप उस लिहाज से भी जवाब। अच्छा, ब्रेड तो मैं वैसे भी रिकमेंड करती ही नहीं हूँ, और जो भी लोग ब्रेड खा रहे होते हैं मैं उनको भी मना करती हूँ कि ब्रेड इज समथिंग व्हिच इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन टू नॉट इवन ब्राउन ब्रेड, कोई भी नो। ब्राउन ब्रेड अगर हम देखते हैं तो जिन कंपनीज की अवेलेबल है उनमें डिफरेंस क्या आ रहा होता है, व्हाइट के ऊपर सिर्फ ब्राउन कलर एडेड होता है, दोनों में ये डिफरेंस है, अंदर से सेम है। और अगर हम ब्राउन या उसकी बात करते हैं जो सीरियल ब्रेड हम लोग कह रहे हैं, मल्टीग्रेन कर लें, मल्टीग्रेन सिर्फ उसके अंदर, अच्छा आप सिंपल सब कुछ छोड़ देंगे, देखें यीस्ट तो एडेड है ना, तो यीस्ट तो फुलाने के लिए इस्तेमाल होती है, हमारे मैदे के अंदर जाके वो चीज जब फूल जाती है तो उसके इफेक्ट्स ही खत्म हो जाते हैं। क्या बेनिफिट रहा? सबसे हेल्दी आपका, और सस्ते में भी हम कह सकते हैं, रोटी बेस्ट ऑप्शन है। ओके रोटी कितनी? 6 इंचेस की रोटी आप लें अपने नाश्ते में, उसके साथ एक अंडे का इस्तेमाल कर लें। नहीं हो सकता आप सालन जो रात में बना हुआ है किसी भी सब्जी का, गोश्त का, वो इस्तेमाल कर लिया जाए, वो बेहतरीन नाश्ता हो सकता है। दूध अगर अवेलेबल है उसको बगैर मलाई के इस्तेमाल किया जा सकता है। चाय पीने की अगर आदत है तो लो फैट मिल्क यानी कम दूध डाल के चाय जो है वो ज्यादा 1/4 कप मिल्क हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में अगर हम शुरू से सीरियल्स की आदत डालें, सीरियल से मेरी मुराद वो नहीं है जो बाजार में बने हुए मिलते हैं दूध में ऐड किए, वो बिल्कुल नहीं। ओट्स मेरा मतलब है इस चीज से, ओट्स जो है वो आप पानी में कुक करें, बाद में उसमें दूध ऐड करें, कोई फ्रूट, ड्राई फ्रूट जो आपके पास अवेलेबल है, खजूर अवेलेबल है, किशमिश अवेलेबल है, वो बच्चों को उसमें डाल के दें, वो बड़े मजे से खाएंगे। मतलब दलिया भी हम सुबह में खा सकते हैं। दलिया बेस्ट ऑप्शन है। ज़ैनब, जो लोग डायबिटिक हैं, अब जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो प्रॉपर मील लें क्योंकि भूख भी उनको ज्यादा लगती है, उनकी इम्यूनिटी भी उस तरह से। आप ये बताइए कि डायबिटिक लोगों के लिए आप क्या नाश्ता जो है वो सजेस्ट करती हैं कि क्या उनको सुबह खाना चाहिए? अगर हम डायबिटिक की भी और जो वेट लॉस कर रहे हैं दोनों की बात करें तो आई सजेस्ट लोगों को कि उठते ही ऑलमोस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर अपना ब्रेकफास्ट कर लें।
अच्छा। क्योंकि हमारे बॉडी के जितने हार्मोन्स के लेवल्स होते हैं वो अपनी पीक पे चले गए होते हैं। जैसे पहले आपने क्वेश्चन किया कि अगर लेट भी उठ रहे हैं तो वो पीक पर ही होते हैं जब तक हम कुछ खा के उसको लेवल्स को डाउन नहीं करते। ठीक है। अब लेवल्स को डाउन करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने साइड टेबल पे एक जार में सीड्स डाल लें, जो कि मिक्स सीड्स हो सकते हैं, जिसमें 4 मगज, अलसी, अजवाइन, ये सारी चीजें आप डाल के रख लें। जी। सुबह उठते ही आप पानी के साथ उसका 1 चम्मच कंज्यूम कर लें तो आपके हार्मोन्स जो है वो बहुत अच्छे और बहुत हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। Okay. उसके बाद आप बेशक आधे पौने या 1 घंटे में नाश्ता कर ले। जैसे बहुत सारी औरतें ये कर रही होती हैं कि बच्चों को भेजने के लिए उठी, अपने हस्बैंड के लिए ऑफिस के लिए उठी, तो उन्होंने नाश्ता जिस सुबह 7 बजे की उठी हुई है लेकिन नाश्ता जाके 9-10 बजे किया, तो वो इतना लंबा गैप आ जाता है कि बॉडी जो है वो उसको फिर एक्सेप्ट ही नहीं करती और वो फायदा उस तरह से नहीं होता। ठीक है। अगर हम 1 चम्मच ये ले लेते हैं सीड्स, तो शुगर जो आपकी स्पाइक बहुत ज्यादा हो रही थी शुगर पेशेंट में, वो भी कंट्रोल होने लग जाती है। अच्छा, दूसरा जो ये कहा जाता है कि सुबह उठते ही आपको शुगर लेवल लो भी हुआ होता है, डायबिटिक के लिए तो ये एक अच्छा आपने बताया, लेकिन जो शुगर लेवल कहा जाता है कि फौरन कुछ मीठा खाएं सुबह उठ के तो यू विल फील एनर्जेटिक, इसमें कितनी हकीकत है और वो मीठे में क्या हो सकता है? मीठे में खजूर, किशमिश, इंजीर, ये बेस्ट ऑप्शंस है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वही जो मैंने जार कहा है उसी में इनको भी ऐड कर लें उठते ही, इसका भी कंजम्पशन अगर हो जाए तो बेस्ट रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो ज़ैनब, किशमिश के कितने दाने? 2 से 3। अच्छा, ज्यादा 2 नहीं? से 3 दाने से? तो पूरी तो हम तो पूरी बहुत मुट्ठी भरने का सोच रहे थे। भर के खाता हूं मैं तो, मुट्ठी भर के खा लो। तो इधर गले में बड़ा सुकून मिलता है। ये ज़ैनब, ये 2 से 3 दानों से क्या होगा? मिक्स करके खा रहे हैं ना हम उसको, 1 चम्मच पूरी हम सीड्स की ले रहे हैं, उसी के अंदर 2 से 3 दाने किशमिश के ऐड करें। और अगर सिर्फ हम किशमिश खा रहे हैं फिर? नहीं, सिर्फ किशमिश आप ना खाएं क्योंकि वो मीठी इतनी ज्यादा होती है और ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है वो क्रेव कर रही होती है कुछ मीठे के लिए। अगर 2 से 3 दाने आप वाकई सुबह उठ के खाएंगे ना तो आपकी बॉडी का कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। खजूर कितनी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं? वो भी आपकी मैक्सिमम 4। अच्छा, मैक्सिमम 4। अच्छा ज़ैनब, तो फिर सोच रही है आधा किलो खजूर, नहीं, कोई एक not पाव at all. किशमिश। अच्छा, नहीं आधा किलो सोचेंगे। Exactly. अच्छा ज़ैनब, मुझे आप ये भी बताएं, बहुत सारे लोगों का ना ये भी एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है बहुत पहले से कि जी उठते साथ ही ब्लैक कॉफी दे दो, बेड टी दे दो, और वेरी बैड, पानी पीना चाहिए उठते ही। नहीं, ये तो 2 बहुत, ग्लास ये तो पानी आप पहले अंदर। तो आप बहुत अच्छी बात करें, करना तो इसी तरह चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप ये देखते कह रही हैं हैं कि बेड टी की जिनको आदत है, बेड टी की जिनको आदत है, फिर वो उठते साथ ही कहते हैं ब्लैक कॉफी दे दो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी स्किन जो है वो बता रही होती है कि ये सुबह उठते ही बेड टी या ब्लैक कॉफी लेते हैं। पिंपल्स बहुत ज्यादा होंगे, स्किन इतनी ज्यादा डिहाइड्रेटेड होगी, आईज जो है वो बहुत ज्यादा ब्लैक और स्कूप्ड होंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में पानी बहुत ज्यादा जो है कम हुआ होता है, बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं। और सुबह उठते ही अगर आप फिर से एक डिहाइड्रेटेड ड्रिंक ले लेते हो, आपकी बेसिकली जो डायूरेटिक ड्रिंक्स हैं जैसे ये चाय है, कॉफी है, जितना बॉडी में पानी होता है ये सारा आपको यूरिनेशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और आप ये देखेंगे कि जो लोग सुबह उठते ही बेड टी या कॉफी लेते हैं वो सबसे पहला काम यही करते हैं, उसके बाद वॉशरूम जाते हैं, क्योंकि जितना पानी होता है सेल्स में भी कंज्यूम वो बाहर निकल जाता है बॉडी से। अच्छा, बच्चों के लिए फ्रूट्स क्या हेल्दी हैं नाश्ते में, जिसमें एप्पल, बनाना, कुछ भी आप फ्रूट चाट उनको दें तो क्या नाश्ते में जो है वो कोई नुकसान तो नहीं है? नाश्ते में हम बच्चों को बिल्कुल फ्रूट्स दे सकते हैं, लेकिन अगर वो घर पर है, अगर वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको हमें फ्रूट्स बिल्कुल नहीं देने चाहिए, इसलिए क्योंकि फ्रूट्स का एक टाइम है, उसके बाद उनकी जो लेवल्स उन्होंने हमारी बॉडी में एनर्जी और दिए होते हैं बेनिफिट्स, वो कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब बच्चा अगर सुबह 8 बजे स्कूल जा रहा है, आपने उसको 7 बजे फ्रूट्स खिलाए हैं तो मैक्सिमम 10 बजे उसकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी और उसके बाद लंच ब्रेक तक उससे गुजारा नहीं होगा। और अगर आप उसको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जैसे रोटी है उसके साथ आपने उसको अंडा खिलाकर भेजा है तो वो ऑलमोस्ट 11-12 बजे भी अगर उसके स्कूल की ब्रेक हो रही है तब तक भी वो फुल होगा। आपने अगर बच्चों को फ्रूट्स देने हैं तो आप उनको लंच बॉक्स में फ्रूट की आदत डालें। ठीक है। हम बड़े गलत कॉन्सेप्ट लंच में देते हैं जिसमें हम जी नगेट्स दे रहे होते हैं, पराठे, जेलीज दे रहे होते हैं, ये अच्छा जैसे ही वो डब्बा खुलता है उसकी इतनी गंदी स्मेल आती है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो बच्चे खाते कैसे। बड़े शौक से खाते अच्छा, व्हेन आई वाज इवन इन स्कूल मुझे तब भी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था कि इतनी मुझे वो अजीब स्मेल आती थी कि मैं क्लास से चली जाया। पराठे ऑमलेट की स्मेल ज्यादा अच्छी आती थी। अगर आपके लंच में पराठा ऑमलेट होता था स्कूल के मैं नहीं लेकर जाती थी यार रोटी ऑमलेट होती थी तो उसकी स्मेल अच्छी आती थी, काली मिर्च और नमक डला होता था। वो डले हुए का वो टेस्ट वाकई अच्छा हो सकता है, लेकिन उसकी एनर्जी और वो चीजें जैसे ऑयल। ज़ैनब, माएँ फिर जो है वो बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में क्या दें? क्योंकि देखिए ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना टास्क है, क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये भी नहीं देना, फ्राइड चीजें भी नहीं।
अच्छा, हम किसी दिन ना डिटेल से इस पे बात Are we done करेंगे। talking about this topic? यस एग्जैक्टली, टाइम खत्म हो गया है, तो हम जरूर ज़ैनब आपको किसी और दिन सहमत देंगे। और लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या खाती हैं बेसिकली। बड़े हमें सोशल मीडिया में बहुत सवालात आते हैं ऐसे कि प्लीज ज़ैनब से पूछ के बताएं उनकी डेली की खाने की रूटीन क्या है। तो डिटेल से मजीद इस पर भी हम किस दिन बात करेंगे। ज़ैनब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, आप 10 बजे की हेडलाइंस देखें, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। और अब बात करेंगे अदम बर्दाश्त की, क्योंकि जहां हम मुआशी सूरत हाल की बात करते हैं वहाँ मुआशरती सूरत हाल की बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में इस वक्त अदम बर्दाश्त तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या उसकी वजह सिर्फ मुआशी सूरत हाल है, या फिर हमारी ग्रूमिंग और चीज़ों को देखने की जो हमारी सलाहियत है, या मामूल के मुताबिक लड़ना झगड़ना छोटी छोटी बातों पर, इसको हम फील ही नहीं करते। अगर सड़कों और बाज़ारों की बात करें तो वहाँ अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। थोड़ी सी गाड़ी की ब्रेक भी लग जाए तो लोग आपस से बाहर हो जाते हैं, थोड़ी गाड़ी टकरा भी जाए बाइक भी, तो तब भी एक दूसरे से गालिब गलोच शुरू हो जाती है। तो बेसिकली आज हम तफसील से बात ये करना चाह रहे हैं कि किसी भी मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ जाना, इसकी ये क्यों होता है, इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब, अदम बर्दाश्त, इस पर हम डेली बेसिस पर कोशिश तो करते हैं बात करने की, लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि हम जब हमें टाइम मिलता है अदम बर्दाश्त पर हम बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली बड़ों को देखकर छोटों ने सीखना है। तो बड़े अगर अदम बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे होंगे सोसाइटी में, तो हमारे बच्चे भी वही चीज़ सीख रहे होंगे। आपके ख्याल में इस वक्त हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की बुनियादी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपका आपके चैनल का, कि मुआशरे के बड़े हसास मौजू पर आज आपने गुफ्तगू करने का जो इरादा किया है। हयात इंसानी के बुनियादी जो औसाफ हैं उनमें है तहम्मुल बर्दाश्त, और जो मुआशरा इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर इस खूबी से महरूम होता है वहाँ का बैलेंस ख़राब हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है, उसकी चंद वजूहात नज़र आती हैं। नंबर 1 फैमिली बैकग्राउंड, नंबर 2 उसकी जो रिलीजियस कनेक्टिविटी है, दीन से क्या ताल्लुक़ है, 2 नंबर 3 उसका मुआशी एस्पेक्ट जैसे आपने बात की, नंबर 4 पॉलिटिकली सिस्टम। ये चारों चीज़ें मिलकर जो है ना एक शख्सियत को बड़ी वेल बैलेंस्ड और ऑर्गेनाइज करती हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं कोई नक्स फाड़, कोई ख़राबी होती जिसकी वजह से इंसान अदम बर्दाश्त का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर फैमिली लाइफ से शुरू कर लेते हैं। बच्चे बड़ों से सीखते हैं, ये बड़ी मारूफ बात है। जब बच्चे देखते हैं घर में कि बाप और माँ के दरमियान जो ज़रा सी बात पर बर्दाश्त का जो एक मिजाज है वो तबीयतों में गालिब नहीं है, तो वो असर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बच्चों पर आता है। बिल्कुल सही। सेकेंडली, बच्चे जब तालीमी इदारों में जाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अमूमन हम देखते हैं तलबा तंजीमों में लड़ाई हो जाती है, फिर क्लास का एटमॉस्फेयर, टीचर का रवैया, ये सारी चीज़ें बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। उसके बाद ओवरऑल पूरी स्टेट का एक कैनवस देखिए जो पॉलिटिकल होता है, उसमें जब हमारे बड़े जो होते हैं उनका मिजाज, उसका असर भी सोसाइटी पर आता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर वो जो कह लें कि ये तहम्मुल और बर्दाश्त का एक जौहर है, उससे महरूमी हमें नज़र आती है। और इसके दूसरी तरफ देखा जाए ऑन कॉन्ट्रेरी, तो अगर इन्हीं चीज़ों से अवॉइड कर लिया जाए, मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चे को दीन की तरफ लेकर आएँ, दीनदारी सिखाएं, अखलाकियात सिखाएं, मिजाज में तहम्मुल, रवादारी, बुर्दबारी, कनात, सब्र के उसको न सिर्फ जुमले सिखाएं बल्कि उसका अमली मुजाहरा भी करें। घर में जैसे खाना तैयार होता है, माँ बाप लगाते हैं, तो बाप पहले सब्र का मुजाहरा करे, माँ पहले तहम्मुल का मुजाहरा करे, उसका असर बच्चों की शख्सियत में आए। आपने इस दीन की बात की, मैं एक इस्लाम से रिलेटेड छोटा सा सवाल इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस्लाम में हमें अदम बर्दाश्त के हवाले से क्या तालीमात दी जाती हैं? देखिए, इस्लामी आप इबादत पे गौर कर लीजिए। रमज़ान मुबारक आने वाला है, आपको भूख लगी, प्यास लगी, घर में सब कुछ है, ना आप खा रहे हैं ना पी रहे हैं। अगर कोई कहे भी खा लें पी लें, जमील साहब कहते हैं जी मेरा रोज़ा है, मोहतरमा कहती है मेरा रोज़ा है। इस्लाम तरबियत नहीं कर रहा कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं। अशहरु सब्र,
सब्र का महीना। सब्र क्या है? बुनियादी तौर पर बर्दाश्त ही है, तहम्मुल ही है। तो ये इबादत इस्लामिया हमारी तरबियत कर रही हैं, और अगर हमने उन इबादत का रंग हमारी शख्सियत से नज़र नहीं आता समाजी हयात में, तो इट्स मीन कि हमारी इबादत में कोई कमी रह रही है। और आप देखिए फिर मस्जिद में आप रूटीन डेली देख लीजिए, नमाज के औकात में आप जब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं, फिर मस्जिद में आते हैं, सारी चीज़ें आपकी तरबियत है, आपको ये तरबियत सिखा रही। हज के दिनों में आप देख लीजिए, जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, यानी आप तवाफ़ करते हुए किसी कोनी भी सख्त लग जाए तो आप बर्दाश्त करते हैं, तो उसका लेसन मैंने पूरी होल लाइफ में दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आपको ज़िंदगी में भी उसका मुजाहिरा करना चाहिए। अमली मुजाहिरा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अमली मुजाहिरा किस तरह से किया जाए? क्योंकि इस्लाम हमें अमन का दर्स देता है, हमें जो है सब्र का, बर्दाश्त का, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली उसकी बात करें कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरह से करें अपनी ज़िंदगी में, छोटे छोटे अगर बच्चों की बात करें, और आजकल जिस तरह से एक दूसरे से रवैया होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, इखलाकियात के वो दायरे से बाहर है, आप क्या समझते हैं कि किस तरह से इसको जो है हम अमली जामा पहना सकते हैं? अच्छा, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये कि अगर मसलन मेरे साथ किसी ने कोई ऐसी बात की, तो मुझे इस्लाम ने कहा कि ज़रा वआरिज़ अनिल जाहिलीन, कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, उनके रवैये पर उनको इग्नोर करो, इग्नोर दैम, एराज करें। दूसरी बात, मैं कोई ऐसी बात ना करूं, किसी के सब्र का इम्तिहान लूं, ऐसा रवैया, ऐसी गुफ्तगू, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर जिसको कहते हैं, कोई ऐसी टॉन्ट करना, मैं वो ना करूं कि अगला मेरे सामने वाले का जो सब्र का पैमाना लबरेज हो उसको नागवार गुजरे। तो ये दोनों चीज़ों को मुझे लेकर चलना है। अच्छा देखें, एक बच्चा जो है, हम देखते हैं जब वो उसकी नशोनुमा होती है, सने बलूगत में कदम रखता है, तो जिन लोगों से उसका ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है वो उसकी फैमिली लाइफ है, उसका स्कूल है, तालीमी इदारा है, या मस्जिद है। हम मुस्लिम मुआशरे के हवाले से बात करें, इन तीनों में जो हम कंटेंट उसे दे रहे हैं, जो पेनिट्रेट कर रहे हैं उसकी शख्सियत में, वो क्या चीज़ है? मसलन आज क्या माँ बाप को विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या वो बच्चे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं? बच्चे को सिखाते हैं बुनियादी आदाब ज़िंदगी कि नहीं बेटा, ये इतने गुस्से वाली बात नहीं है, तुमसे अगर किसी ने चीज़ छीन ली तुम इग्नोर कर दो, ये छोटी छोटी बातें। अच्छा, नंबर 2, क्या असाज़ा ये बताते हैं कि बेटा क्यों बनाई है, जो कतार है उसमें सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर लो। अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो आगे पता है कि 10 गाड़ियां फिर भी हॉर्न दिए जा रहे हैं, वो मेरा सब्र किधर गया है? बिल्कुल। मैंने गाड़ी तो ले ली, मैंने तहम्मुल भी सीखा या नहीं सीखा? आप बिल्कुल छोटी छोटी बातें, आप पब्लिक टॉयलेट्स में चले जाएं, बंदा अंदर और बाहर से नॉक करते रहते हैं, क्या है ये? देखें, कोई ये तो छोटी छोटी बातें, इससे मेरी तालीम, मेरी तरबियत, मेरी मज़हब, मेरी शख्सियत, मेरे मुआशरे का पता चलता है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों पे हमें, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम इंतज़ार में बैठे होते हैं कोई ठीक करे, नहीं, ये हमने खुद करनी, ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, तहम्मुल और बर्दाश्त। जो चीज़ मेरे करने वाली, मैं वो किसी का इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ? देखिए ना, खाना आपके सामने आता है, हम इंतज़ार नहीं करते, बल्कि बाद दफ़ा किस तरह शुरू कर देते हैं। तो जो चीज़ हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है और प्रैक्टिकलिटी से बिलोंग करती हैं, और उससे हमारा समाजी एतबार, एतमाद, इज़्ज़त, हर दिल अजीज़ी बढ़ेगी और अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत हासिल हो। बेशक बेशक। अब देखिए जमील साहब, हम कितने ऐसे काम हैं जो अल्लाह को नापसंद हैं, अल्लाह फौरी हमें पकड़ता है, मौका देता है। तो हमें भी तखल्लुक़ भी अखलाक़िल्लाह हदीस में आया कि सिफ़ात इलाहिया को अपनाया जाए, कि हम भी थोड़ा सा तहम्मुल कर लें और थोड़ा सा सब्र करके, बर्दाश्त करके, इग्नोर करके हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। कितने मुआशरे में ऐसे लोग हैं जो अदम बर्दाश्त का शिकार हुए, तो उन्होंने अपनी लाइफ का ज़िया किया, पैसे का ज़िया किया, वक्त बर्बाद किया, बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़े में उनके वजूद का कोई उज़्व डैमेज हो गया। तेज़ ड्राइविंग को देख लीजिए आप, ओवर ईटिंग को देख लीजिए, ये इस तरह के रवैयों का कोई, इसमें कोई खैर का पहलू है ही नहीं। तो तहम्मुल और बर्दाश्त ही ज़िंदगी का जौहर है, और इसी के मुताबिक ज़िंदगी। अच्छा, तरबियत का आपने डॉक्टर साहब जिक्र किया, जहाँ बच्चों की तरबियत की बात करते हैं, मुझे ये लगता है कि बड़ों की भी एक तरबियत का अमल होता है। हम अपनी ज़िंदगी में हर नए दिन नई चीज़ें सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब बड़े बाहर निकले कामकाज के लिए, मार्केट्स में, या कारोबारी हैं या नौकरी कर रहे हैं कुछ भी, तो बेसिकली वो जो टाइम बाहर स्पेंड कर रहे हैं वो भी उनकी एक तरबियत का हिस्सा है, क्योंकि वही उन्होंने मिजाज, वही चीज़ें उन्होंने घर लेके जानी है, और वही घर में वो अमल करेंगे तो बच्चे उनसे जो सीखेंगे वो उनकी तरबियत का एक हिस्सा बन जाएंगे। तो बेसिकली हम लूप होल है कहाँ हमारे? क्या हम कलेक्टिवली इसमें गलत हैं या इंडिविजुअली इसमें गलत हैं?
अच्छा देखिए जमील साहब, एक ना मिजाज बन चुका है। मसलन मुझसे कोई ओहदे, इक़्तिदार, माल में बड़ा कोई शख्स ऐसी बात करे मेरे मिजाज के ख़िलाफ़, मैं तहम्मुल का मुज़ाहरा कर जाता हूँ। लेकिन वही उस वक्त कोई ड्राइवर, कंडक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, पीएन, कोई सब्जी फरोश, फ्रूट फरोश, वो कोई बात करे तो मैं मुश्ताइल हो जाता हूँ। क्यों? तो ये तो मुनाफ़िक़त, मैं सख्त जुमला बोल रहा हूँ, ये तो मुनाफ़िक़त होगी। तो मुझे एक बिहेवियर क्यों नहीं अपनाना चाहिए? तो हम उस वक्त उन लोगों के साथ, देखिए जो हमसे हर एतबार से बड़े, उस वक्त तो हमारी मजबूरी तहम्मुल व बर्दाश्त, इसको मजबूरी ना बनाएं, इसको अपनी रासिख आदत बनाएं, हैबिचुअल बने, अपने मिजाज में गालिब करें ये चीज़ को कि मैंने सबके साथ एक ही मिजाज अपनाना है। और हमारे लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना है। आप सबके सामने बड़े बड़े हुक्मरानों के नुमाइंदे आते थे, यही रवैया है। मदीना के गिरदो नवा के जो बद्दू थे, यही तहम्मुल व बर्दाश्त का रवैया है। पूरी जिंदगी तहम्मुल व बर्दाश्त से इबारत है। बेशक। डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल की अगर बात करें, आप क्या समझते हैं किस हद तक हमारे मौशी हालात भी जिम्मेदार हैं इन सारे रवैयों के? नहीं, बिल्कुल ये इकनॉमिक्स का इम्पैक्ट इंसान की शख्सियत पे होता है। लेकिन देखें, दो तीन चीज़ें इंसान बीइंग ए मुस्लिम हम ये जहन में रख लें कि अल्लाह राज़िक है, मुझे रब देगा। नंबर 2, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कीजिए। नंबर 3, कनात का जज्बा लाइए। बाकी हालात का असर तो होता है। और अगर देखें, दो तरह के हालात होते हैं। एक तो आपके अपने सेल्फ मेड हैं, जो प्रॉब्लम्स आपने क्रिएट की हुई, उसके तो जवाबदेह आप होंगे, आप उसको खुद सॉल्व करें। एक होते खुदाई, अल्लाह की तरफ से आ जाए। अल्लाह की तरफ से आ जाए तो अल्लाह ने कुरान में उसका वाज़ेह उसूल बयान फरमाया है, वो आपकी आजमाइश है। और आजमाइश में भी आप सब्र करेंगे तो आपके लिए अजर है। अजर है। वाह, खूबसूरत बात। देखिए डॉक्टर साहब, यहीं अगर मैं एक सवाल ऐड करूं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां इस्लाम हमें मोहब्बत और अमन का दर्स देता है, हम शायद अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो लोग नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोज़े भी रखते हैं, अच्छी तलकीन भी करते हैं, लेकिन अमलन खुद उस पर अमल उस तरह से नहीं कर रहे होते। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने पे उनका फोकस है? तो क्या अल्लाह इस चीज़ से नाराज़ नहीं होगा कि अगर इंसान आपकी वजह से तकलीफ में है? तो एक बात तो बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ। बड़ी मशहूर हदीस है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को माफ़ कर दे, अल्लाह उसकी इज़्ज़त बढ़ाएगा। देखिए, जब आपके पास गलबे की कुव्वत है, गलबा भी तो एक नेमत है, तो उसका तशक्कुर ये है, शुक्रिया ये है कि माफ़ कर दिया जाए। और दूसरी बात ये देखिए कि अगर जो लोग इबादत कर रहे हैं, फिर उसके जो जौहर है, उसका जो एक सोशल इम्पैक्ट है, उसका जो दीगर उसके लोगों के साथ जो ट्रांजैक्शन है, मामलात है, वो उसमें ज़ाहिर नहीं हो रहा, तो वो अपनी इबादत पे गौर करे। जैसे मिसाल के तौर पर हम मुसलसल सेहत गिरती जाती, तो डॉक्टर हजरात क्या कहते हैं? अपनी ग़िज़ा पे गौर करो। बिल्कुल। जो बुनियादी जो हम ले रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं, उस पर गौर करना चाहिए कि उसी यकीनन ख़राबी उधर से हुई है। दो ही चीज़ें होती हैं, या इंटरनली या एक्सटर्नली। बाहर से कोई माहौल, मौसम का कोई प्रॉब्लम है, या आपकी ग़िज़ा का प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ कोई नहीं। ऐसी हम अपनी इबादत पे गौर करें कि वो जो इबादत की रूह है, खुशू खुजू है, उसके समाजी, उखरवी, अखलाकी जो रूहानी जो असरात हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? तो यकीनन ये बंदा खुद गौर करेगा ना, ये तदब्बुर करेगा, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी के लामा ने भी कहा था ना। तो इंशाल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने बड़े बड़े लोगों को संवरते देखा है, बड़े बड़े लोगों को ताइब होते देखा है, और वो मुआशरे के लिए खैर का पैकर बन गए थे। बेशक बेशक। तो इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात की आपने डॉक्टर अकील साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन ने भी बहुत कुछ इस गुफ्तगू से सीखा होगा, क्योंकि बेसिकली जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं, हम इन रवैयों की बात करते हैं जिसका जिक्र डॉक्टर साहब ने भी किया कि इस्लाम तो हमें अमन और मोहब्बत का पैगाम देता है। बेसिकली ये सारी चीज़ें, ये जो एक बिगाड़ है, इट लीड्स टू बेसिकली लाकानूनियत। किसी भी मुआशरे में जब आप किसी को बुरा भला कहने में कोई आर नहीं समझते और लड़ाई झगड़े को बहुत आम कर देते हैं, वहीं फिर लाकानूनियत बढ़ती जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जराइम करने को भी आर नहीं समझते, और आपको ये लगता है कि शायद अगर मैं उस पे मेरी पकड़ नहीं हुई तो इस बात पे भी मेरी पकड़ नहीं होगी। कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हैं ना। फिर ये जो बिल्कुल आपने जिस उसकी बात की, सिचुएशन की, सूरत हाल की, मुल्क में फिर इस तरह की सिचुएशन जो है वो पैदा हो जाती है। खैर, जाने से पहले डॉक्टर साहब, आपका एक कमेंट लेना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को अदम बर्दाश्त के हवाले से? देखिए, बहुत बड़े इस खित्ते के सूफी हते ख्वाजा निज़ामुद्दीन अलैहि रहमान ने किसी को कहा
कि अगर तुम्हारी राह में कोई कांटा रखे और तुम भी रख दो तो दुनिया तो कांटों से भर जाएगी। हाँ, yes. तुम्हें चाहिए किसी ने कांटा रखा है तो उसको उठा लो ताकि रास्ता साफ रहे। देखिए हमारे साथ अगर कोई इस तरह का नामुनासिब रवैया अपनाता है, हमने इग्नोर करना है ताकि नेक्स्ट कोई ना करे। अगर मेरी तरफ से भी वैसा रवैया जाता है तो इसका मतलब है कि वो तो फिर मामला बढ़ता जाएगा। बहुत खूबसूरत बात। और अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो यही है कि अगर आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो कम से कम उसको दुख देने का बाइस ना बने। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि दुनिया भर में जंगली हयात की नस्ल व अफ़ज़ाइश और इसके माहौलियात पर असरात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में शऊर जो है उसको उजागर किया जाए और कुदरत की पैदा करदा जो है वो हर शय को कुदरती और फितरी तरीके से जो है ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। और इस ज़मीन पर जितनी भी इस तरह की जमील मखलूक है, चाहे वो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, व्हाटएवर इट इज़, उनका ये पूरा हक है कि वो भी अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें और हमें भी उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने इतनी अच्छी बात की है हिना कि अब तो इस पर रिसर्च भी हो रही है और पूरी दुनिया में बेसिकली जहाँ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है तो वेस्ट में बहुत एक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ का कि बेसिकली हम जो डैमेज कर रहे हैं जंगली हयात को, ठीक है, वो इतना माहौल के लिए इतना बुरा है कि एट द एंड हमें सफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा इकोसिस्टम सारा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, वो साइकिल सारा डिस्टर्ब हो रहा है। सीनियर मैनेजर WWF मोहम्मद वसीम साहब ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया है। इस टॉपिक पे उनसे हम बात करते हैं। वसीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा वसीम साहब, इंसान जिस तरह से जंगली हयात जंगलात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे पहले मैं मौसमियाती तब्दीलियों पर थोड़ी बात करना चाहूंगा। आपके ख्याल में मौसमियाती तब्दीलियां जंगली हयात पर किस हद तक असरअंदाज हो रही हैं? जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना, क्योंकि आज के दिन के हवाले से जिस तरह से हमने आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो बेसिकली हो रही है हमारे कुर्रे अर्ज़ के ऊपर, और जो हमने जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं उनको जो डिस्ट्रॉय कर रखा है, उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको फूड और शेल्टर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो एनिमल्स कम्युनिटीज़ के सेटलमेंट्स की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पे उनको किल कर दिया जाता है, वहाँ पे उन्हें फूड नहीं मिलता, वहाँ पे इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट स्पीशीज़ के ऊपर जिक्र किया गया, तो बेसिकली हैबिटेट लॉस जो हो रहा है उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट के ऊपर भी इम्पैक्ट्स आते हैं और पोल्यूशन और जिस तरह के मुख्तलिफ अवामिल आ रहे हैं इकोसिस्टम के ऊपर, उनकी वजह से डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर जो हैं वो सेंसिटिव हो चुकी हैं। इस टाइम पे उनकी पॉपुलेशन एंडेंजर्ड होती जा रही है, जिस तरह से स्नो लेपर्ड है, कॉमन लेपर्ड, ब्राउन बेयर्स, कॉमन लेपर्ड्स, ब्राउन बेयर्स, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जो मेरीन लाइफ है उसके ऊपर बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक हो गया। वसीम साहब, ये जो गैर कानूनी शिकार करते हैं लोग, उनके बारे में कानून क्या कहता है? अच्छा, मैं इसके ऊपर बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी प्रोविंसेस हैं, सारे प्रोविंसेस के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट्स मौजूद हैं, उनके रूल्स अप्लाई किए जाते हैं और उन्हीं एक्ट्स के ऊपर बेसिकली हम लोगों को जितने भी हमारे प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं वो इख्तियार नहीं देते, परमिट्स इशू करते हैं हंटिंग के लिए कुछ बर्ड्स की, और कुछ ऐसे एरियाज़ के अंदर जिस तरह से बाज़ टाइम पे ट्रॉफी हंटिंग के लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है और उसका एक स्पेशल कोटा इशू किया जाता है, तो उसके अलावा अगर कोई हंटिंग करेगा वो इल्लीगल हंटिंग होगी। और पाकिस्तान का कानून किसी भी एनिमल्स को इस तरह से गैर कानूनी तौर पे हंट करने की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल सही। अच्छा, एक सवाल और वसीम साहब, के ज़रूरी पैदावार के लिए हम जो खाद्य और अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, क्या उनसे भी जंगली हयात का खात्मा हो रहा है या उनको नुकसान पहुंच रहा है? जी हाँ, ये बहुत अहम आपने बात शुरू की, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर कुछ ऐसी
बर्ड्स की स्पीशीज होती हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि सीड डिस्पर्सल का रोल प्ले कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे परिंदे होते हैं कि जो कि हमारी पानी के साथ उनका फुजला बाकी चीज़ें रिवर बेड्स के ऊपर जो हमारी फर्टिलिटी जो है उसको उसमें इजाफा करने का बायस बनते हैं, और जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की लैंड्स बहुत अच्छी आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर लैंड्स के ऊपर, वो पानी के साथ और सेडिमेंट्स के साथ बाज़ टाइम पे बह के हमारे रिवर्स के अंदर भी जाते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी मरीन या रिवर लाइफ जो होती है, जो मछलियाँ होती हैं, बाकी ऐसे स्पीशीज जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, उनके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और इसी तरह से कुछ ऐसे परिंदे हैं जो कि उन बीजों या उन फलों के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और जिस टाइम पे बिल्कुल फ्रेश इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है वो उन जानवरों और परिंदों के लिए इंतहाई मुज़र सेहत होते हैं, जिसकी वजह से वो परिंदे अपनी ब्रीड से बाज़ टाइम पे रह जाते हैं, ब्रीडिंग नहीं कर पाते। बाज़ टाइम पे उन परिंदों के लिए कुछ और ऐसे हेल्थ के इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जान से चले जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा मुज़र सेहत हैं। बाकी दुनिया के अंदर अगर मैं बताता चलूँ, कुछ दुनिया के ममालिक के अंदर बायो पेस्ट कंट्रोल मैनेजमेंट की जाती है, जो केमिकल कंट्रोल है उससे आगे स्टेप चल गए हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा वसीम साहब, अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की बात करें तो जंगलात में वो नापैद होते जा रहे हैं, लेकिन आजकल लोगों ने घरों में ऐसे एनिमल्स को रखा हुआ है। अगर हम बात करें चीता, टाइगर, शेर, इस तरह के एनिमल्स जो कि बहुत डेंजरस हैं, इनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि जो इस्लामाबाद कभी भी वाकया पेश आया, लोगों ने घरों में इस तरह के वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रखे हुए हैं, क्या ये रखना दुरुस्त है? जी नहीं, बिल्कुल। मैं क्योंकि बिग कैट्स के ऊपर भी काम करता हूँ, और पिछले अपने 20 साल के कैरियर के अंदर मेरे 14 साल जो थे वो कॉमन लेपर्ड को रेडियो कॉलर करना और पाकिस्तान के अंदर लेपर्ड्स की ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के अंदर गुजरा। तो बिल्कुल भी नहीं, मैं ये बताता चलूँ कि देखें, ये बिग कैट्स जितनी भी हैं इनको रखना अच्छा नहीं है। और स्पेशली जो वाइल्ड के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं, जिस तरह से कॉमन लेपर्ड एग्जिस्ट करता है, स्नो लेपर्ड एग्जिस्ट करता है, लिंक्स यहाँ पे मौजूद है, हाइना यहाँ पे बिग कैट तो नहीं है लेकिन हाइना है, ब्लैक बियर्स हैं, इनको घरों के अंदर रखना इंतहाई गलत बात है। इवन बाज़ जगहों में ऐसा भी हुआ कि वुल्फ को भी लोगों ने रखा। सो दिस इज नॉट फेयर। और क्योंकि ये एनिमल्स अल्लाह ताला ने टेरिटोरियल बना रखे हैं, इनकी स्पेसिफिक टेरिटरी होती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें ये अपनी उस टेरिटरी को डिफेंड करते हैं, डिफेंस करते हैं, और उस टेरिटरी के अंदर 2 साल के बाद जिस टाइम पे कोई भी बिग कैट अपनी माँ से जुदा होता है तो वो अपनी टेरिटरी स्टेब्लिश करता है बेसिकली, और उस टेरिटरी के अंदर वो सोलिटरी लाइफ गुजारते हैं। मैटिंग सीजन हार्डली 10 से 15 दिन का होता है, इससे ज़्यादा नहीं गुजारते। और जो मेल है उसकी टेरिटरी ज़्यादा बड़ी होती है, फीमेल की छोटी होती है। मेल और फीमेल की टेरिटरीज ओवरलैप करती हैं, लेकिन फीमेल के साथ ओवरलैप नहीं करेगी, और इसी तरह से मेल की टेरिटरी मेल के साथ नहीं करेगी। और इन एनिमल्स को मैं बताता चलूं कि बहुत अच्छा नॉलेज अल्लाह ताला ने दे रखा होता है अपने इकोसिस्टम के अंदर। वहाँ पे इनको बहुत अच्छी तरह से मालूमात होती है कि फूड कहाँ पे है, किस जगह में मौजूद है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है कि इनको हम ला के एक छोटे से पिंजरे के अंदर, केज के अंदर बंद कर दें। एक तो उस एनिमल के लिए बहुत बुरा होता है, और दूसरा हम अपने इकोसिस्टम के साथ बहुत ज्यादती करते हैं, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज होती हैं, स्मॉल मैमल्स, लार्ज मैमल्स, मीडियम साइज, जिनके ऊपर ये टॉप प्रीडेटर्स जो हैं उनके पॉपुलेशन को बैलेंस रख रहे होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे किसी एक टेरिटरी से एक लेपर्ड या बिग कैट को रिमूव किया जाता है, और वहाँ पे जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन जिस टाइम पे इंक्रीज हो रही होती है, तो वो आने वाले दिनों में उस इकोसिस्टम को कोलैप्स करने का रीजन बनता है। सही। अच्छा वसीम साहब, इंसानों के जरिए जंगली हयात को किस किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप रोशनी डालें। जी, इंसान ने जो इंसान की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट के लिए जंगल को काटना शुरू किया। पहले तो एग्रीकल्चर उगाना शुरू किया, फिर इसी तरह से करते करते अब सोसाइटीज़ आजकल आप अगर देखें तो हमारे हर जगह
न्यू सेटलमेंट्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को, पॉपुलेशन को घर भी चाहिए और बहुत सारे प्लॉट्स भी चाहिए और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ की तरफ वो जाना चाह रहे हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इंसान ने बहुत सारी जगहें जो कि हमारा नेचुरल इकोसिस्टम था, बहुत सारे हमारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे वाइल्ड लाइफ पलती फलती भूलती थी, अनफॉर्चुनेटली उसको डिस्ट्रॉय करना हमने शुरू कर दिया। और तीसरी जो सबसे बड़ी दुनिया के अंदर इस टाइम पे जो कहा जाता है इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये दुनिया के अंदर तीसरा बिग बिजनेस भी कहा जाता है। इंसान ने अपनी ग्रीड और नीड के लिए इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और पोचिंग बहुत बढ़ा दी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी वाइल्ड लाइफ जो स्पीशीज हैं उनको बहुत ज्यादा खतरा है। हैबिटेट लॉस के बाद अगर हम देखें तो इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की वजह से बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। और तीसरी रीजन जो अगर हम अपने एशियन कंट्रीज के अंदर देखें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात मजीद करना चाहूँगा कि हमारे जो लोग जिस इकोसिस्टम में रह रहे होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा स्कूल का टीचर, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके साथ रिलेशनशिप कमज़ोर होने की वजह से वो जो नॉलेज उनके पास था अपने इकोसिस्टम के स्पीशीज के हवाले से, वो हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे। वसीम साहब, बहुत अच्छी बात की आपने कि हमें ना सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है बल्कि इस चीज़ की तालीम को भी है। हम जहाँ इसको डिस्कस करते हैं वहीं हमने अपने बच्चों को भी बताना है कि इकोसिस्टम क्या है और उसमें फ्रेंडली तौर पर किस तरह रहना है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपने हमें वक्त दिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू स्लो पाकिस्तान। बात करेंगे PSL 8 के जारी मैचेस की। लाहौर मुकाबला कोयटा की सबसे पहले बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स की जीत का तसलसल बरकरार है और देखा जा रहा था कल के मैच में लाहौर कलंदर्स की शायद ये मैच हार जाएगा, लेकिन पासा पलटा और लाहौर कलंदर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए ये जीत अपने नाम की। इसी पर बात करते हैं सीनियर एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे इरफान साहब वैसे तो परफॉर्मेंस लाहौर की, लेकिन इरफान साहब अब मुझे रिग्रेट हो रहा है थोड़ा सा, जाके मैच देखना चाहिए था। बहुत अच्छी जो है ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, जमील के पास भी थी, और कल का मैच मिस कर दिया। कल का तो जो है ना सही जो है ना सस्पेंस वाला असल में जब मैच शुरू हुआ और जिस तरह विकेट्स गिरना शुरू हुई लाहौर कलंदर की, तो लाहौर ये काफी अपसेट नजर आए। बट जैम पैक स्टेडियम था, पूरा फुल हाउस था, और ये लाहौर कलंदर के मैचों की खूबसूरती है। और जब लाहौर में होते हैं तो जितना स्टेडियम के अंदर लोग होते हैं उतने ही बाहर होते हैं। और वो फिर जब विकेट्स गिरी और फिर जो सिकंदर रजा ने खूबसूरत इनिंग्स खेली, और कल वेदर भी बहुत प्लेजेंट था। उस वेदर को लाहौर की परफॉर्मेंस ने उसको चार चांद लगा दिए। लोगों ने भी एंजॉय किया। इरफान साहब, आपने कितना एंजॉय किया स्टेडियम में बैठ के लाइव, साथ साथ क्या लोगों को फोन करके तज्जिया दे रहे थे कि ये हो सकता है इस बॉल पे? हमारा तो वो अगेन प्रोफेशन है और हम तो खैर साथ वो सारा कुछ कवर करना हमारी मजबूरी भी है। हाँ जी। और पैशन अपनी जगह और प्रोफेशन अपनी जगह, तो वो साथ साथ दोनों चीजें चलती हैं। खैर जो आप चाह रही हैं ना कि अब दोबारा भी ये जाने की ऑफर है, वो नहीं आएगी क्योंकि आपने मिस कर दिया। I was busy, लेकिन इतनी 11th आवर पे इरफान साहब आपने भी हमें नहीं ऐसे ही होता है। कोई थोड़ा सा पहले बताते हैं, हम तैयारी करते हैं। हमारे रिश्तेदार नहीं है जो बिल्कुल ये ऐसे ही होता है ना। ये अब ये चांस दोबारा नहीं आएगा। I'm upset about। और लाहौर के पास जितने भी जीत के चांसेस आ रहे हैं, क्या वो तमाम चांसेस लाहौर कलंदर्स कैश करवाने जा रहा है इरफान ज़हीर साहब? हाँ बिल्कुल, ये जैसे लाहौर ने हैट्रिक की, 3 कंसेक्टिव मैच जीते अपने लाहौर के अंदर, और लास्ट टाइम के फाते भी लाहौर की स्टेडियम में बने, तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लाहौर के लिए कि वो इसको कैश करें। और इसी तरह जो मोमेंटम खास तौर पे मिल चुका है, और आप ये देखें कि जिस पोजीशन पे वो आ चुके थे, ऑलमोस्ट 57 आउट हो चुके थे, और उसके बाद उन्होंने सिकंदर रजा की इनिंग और राशिद खान ने साथ थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया, वो मेरा ख्याल है उससे कवर अप करना और एक फाइटिंग टोटल दिया। बट थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म का डिसअपॉइंटिंग कोयटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। क्रिकेट या PSL के हवाले से बात करें तो मेरा मानना यह था कि कोयटा को जीतना चाहिए था। अगर वो जीते तो चले एटलीस्ट एक हंट रहना था, एक सब टीमों की एक फाइट रहनी थी कि प्ले 4 में किसने जाना है। अब तो आखिरी नंबर पे पॉइंट्स टेबल में आ गए हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि दिस टूर्नामेंट हैज बीन डन एंड डस्टेड फॉर देम। बहुत मुश्किल है अब तो। अभी भी यही बात हम सुबह कर रहे थे कि क्या कोई चांस, इरफान साहब हम तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, अभी है सही चांस फॉर देम। यस, दे हैव 4 रिमेनिंग मैचेस और शायद कुछ बन जाए, बट बहुत मुश्किल लग रहा है कि अब वो जिस इतने आसान पोजीशन से अगर वो नहीं जीत पाए तो फिर मेरा ख्याल है आगे तो और मुश्किल होगा। बट यू नेवर नो इन क्रिकेट, पाकिस्तानी टीम भी गिरते संभलते
कहीं ना कहीं पहुंच जाती है, तो शायद कोयटा भी बन जाए। अच्छा इरफान साहब, सिकंदर रजा की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? 34 बॉल्स पर उन्होंने 71 रन्स बनाए और मैन ऑफ द मैच भी उनको करार दिया गया। आप क्या कहेंगे? देखिए वो हर मैच में चिप ऑन तक कर रहे थे और कुछ अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे थे, बट कल उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और एज ए सीनियर प्रो उन्होंने ऑनर्स पूरा अपने ऊपर लिया। और जिस तरह 7 आउट हो गए तो उन्होंने देखा कि थोड़ा 1-2 ओवर सिर्फ रुके, फिर उन्होंने चार्ज भी करना शुरू किया, जिसे क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में कहते हैं काउंटर अटैक किया। जब काउंटर अटैक किया तो उन्होंने बैकफुट पे कर दिया कोयटा ग्लैडिएटर को, और हमने देखा कि फिर उसके साथ राशिद खान ने भी थोड़ा सपोर्ट किया और बहुत अच्छा एक रीजनेबल टोटल लगा दिया बोर्ड पे। और जो फिर लाहौर के अंदर की जिस तरह की बॉलिंग लाइनअप है, और खासतौर पे जब जेसन रॉय भी छोड़ के चले गए थे, वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए बांग्लादेश जा चुके हैं, इंग्लैंड की टीम का पार्ट है, उसके बाद काफी वीक बैटिंग लाइनअप नजर आ रही थी। फिर 1-2 प्लेयर का रन आउट होना ये काफी मायूस। लेकिन इरफान साहब, अगर लाहौर कलंदर्स की भी बात करें तो 50 रन्स पे 7 विकेट्स का गिरना, सबको ये लगना शुरू हो गया था कि भाई अब तो जो है ना, और फिर गिर के संभलना। मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप इस पोजीशन पे नहीं जीत पाए, कोटा के पार्ट पे अगर देखें तो ये बहुत आपकी डिमोरलाइजिंग हो जाएगी चीज। और अगर लाहौर के लिए ये बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज बन चुकी है, आपका जो मोराल है वो बहुत हाई हो जाता है जब आप ऐसी सिचुएशन से आके भी अगर जीत जाते हैं। तो फिर आपकी एज ए टीम आपका सब अपलिफ्ट कर लेते हो अपने आप को। तो मेरा ख्याल है लाहौर इस टाइम बड़ा हाई मोराल पे होगी, कॉन्फिडेंस बहुत उनका हाई होगा, और ये उनके रिमेनिंग मैचेस के लिए भी आपको कहीं ना कहीं ये नजर आएगा कि अब वो जो इस पोजीशन पे अगर जीत गए तो वो हर पोजीशन में जीत सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स आज का मैच है, वो किस तरह दे, किसका पलड़ा भारी है? देखिए ऑन पेपर तो ओबियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़ा अच्छा शानदार खेल रहे हैं और सारे के सारे उनके बड़े ज़बरदस्त किस्म के पावर हिटर हैं। थोड़ा सा मुझे कहीं ना लगता है कि जब से रोमान रईस 1-2 मैचेस में नहीं खेले तो उनकी बॉलिंग लाइनअप थोड़ी वीक नज़र आई है। अगर वो आज फिट हैं तो दोबारा टीम का पार्ट होते तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी बॉलिंग भी स्टेबल हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं उनकी टीम के अंदर एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए। रली डुसॉन जो है वो ऑलरेडी है, बट कहीं ना कहीं लगता है कि सारे अटैक की तरफ जाते हैं, और अगर उसमें कहीं भी वो फंस गए, अगर सारे आउट होना शुरू हो गए, जैसे लाहौर के खिलाफ वो लास्ट मैच में हुए हैं तो 90 पे सारी टीम आउट होगी, ऑल आउट होगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक ऐसा प्लेयर ज़रूर होना चाहिए जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, इनिंग्स को बिल्ड करे और लेके चले। बट ऑन पेपर जिस तरह आपने पूछा तो वो रिकॉर्ड भी जो प्रीवियस है वो यही बताता है इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रॉन्ग, और इस PSL में भी वो अच्छा खेल रहे हैं। बट यू नेवर नो विद द कराची, अभी उन्होंने बड़े अच्छे मैचेस भी खेले हैं, 3-4 मैचेस तो बहुत क्लोज हारे हैं, आल्दो के लास्ट गेम अच्छी नहीं खेली। मेरा मानना यह है कि जब से उनका विंस गया, विंस का भी बहुत बड़ा उनका इफेक्ट आया। विंस भी रॉय की तरह नेशनल ड्यूटी के लिए वो बांग्लादेश टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। मेरा मानना है शर्जील को ज़रूर चांस देना चाहिए। शर्जील फ़खर ये ऐसे प्लेयर हैं, अगर ये ऑन द गिवन डे चल जाते हैं तो सिंगल हैंडली गेम को वे ले जाते हैं, बट उनको ये 2 मैचेस के बाद बाहर बिठा दिया गया। बट अब जब से विंस नहीं है तो मेरा ख्याल है उनको ज़रूर होना चाहिए और उनके साथ पूरा सपोर्ट करना चाहिए टीम को, क्योंकि ऐसा प्लेयर को आप बाहर बिठा नहीं सकते। बिल्कुल। और वो अगर चल जाए तो वो आपके लिए सिंगल हैंडली एक वन साइडेड मैच कर देते हैं। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। और अभी एक नज़र हम पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं कि जनाब पॉइंट्स टेबल हमें क्या बताता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर कलंदर सरे फहरिस्त है और लाहौर कलंदर्स के बाद दूसरे नंबर पर है मुल्तान सुल्तान्स, तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, चौथे पे पेशावर ज़ल्मी, पांचवें पे कराची किंग्स और छठे पे कोयटा ग्लैडिएटर्स। लाहौर कलंदर्स सरे फहरिस्त है जनाब, 6 मैच खेले, 5 जीते 1 हारे हैं, और मुल्तान सुल्तान्स जो दूसरे नंबर पर हैं वो 6 मैच जो उन्होंने खेले उनमें से 4 मैच उन्होंने जीते और 2 हारे हैं। तो इस पॉइंट्स टेबल को देखते हुए इरफान साहब, आपको क्या लगता है कौन कौन सी टीम्स एलिमिनेट होने जा रही? देखिए 3 टीम जो टॉप पे नजर आ रही हैं ये तो अभी तक लग रहा है क्लियर कि ये थ्रू कर जाएंगी। इस्लामाबाद भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बट यू नेवर नो इन क्रिकेट, बट अभी एज फार द स्टैट्स इज कंसर्न ऐसे ही लग रहा है कि ये तीनों टीम कर देंगे। जो चौथी टीम का जो है मुकाबला वो लग रहा है कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का होगा आपस में, क्योंकि समहाउ दोनों एक तरह की क्रिकेट खेल रही है। ज़ल्मी भी बिट्स एंड पीसेस में अच्छी क्रिकेट खेल रही है, कंसिस्टेंट बेसिस पे अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही। कराची किंग्स थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे, अनलकी भी रहे। आज का मैच उनके लिए बहुत क्रूशल है। अगर उन्होंने इस टूर्नामेंट में लाइव रहना है और आगे वो जाने के लिए हंट में रहना चाहते हैं तो आज का मैच उनको हर हाल में जीतना पड़ेगा। अगर नहीं रहते तो ओबियसली फिर उनका 4 पॉइंट पे खड़े हैं, बाकी टीम्स आगे विक्ट्रीज भी ले लेंगी, मैचेस भी इनके 8 हो चुके होंगे। फिर ये जर्नी
कोयटा की तरह इनका भी समझ लें कि समहाउ ये हमें लगेगा कहीं Maintain ना करना उस तरह से कहीं ये एंड हो मुश्किल जाएगा, और फिर जाएगा। ये हमें वो सेम वही पूल नजर आएगा जो लास्ट PSL में था। अच्छा, आपने कराची की बिट्स एंड पीसेस की परफॉर्मेंस की बात की, तो ये कल आमिर जो है वो तो केक काट रहे थे अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे केक काट रहे हैं और टीम की परफॉर्मेंस सब हमारे सामने है। ये इस पर क्या देखिए, कहना? ये कई दफ़ा होता है कि आप किसी छोटी चीज़ को भी हाईलाइट करके लिफ्ट अप करने की कोशिश करते हो, और ये टीम का प्लान होता है कि अगर आप एक प्लेयर इंजर्ड था, इंजरी के बाद वापस आया और ऐसी अच्छी मोराल परफॉर्मेंस दी, बूस्ट करने के मोराल लिए। बूस्ट, और क्योंकि जमील जब हर अगर- चीज़ नेगेटिव अगर हो रही है टीम के अंदर, बुरा चल रहा है, लक भी ठीक नहीं चल रही, तो किसी अच्छी चीज़ को चेयर अप करने के लिए वो और कोशिश वैसे भी करते हैं। मैं ये समझती हूँ इरफान साहब कि हमारे मुल्क में इतनी परेशानी I know है, something will इतना come from this stress side. है, अच्छा, yes? जमील क्या? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वो पॉजिटिवली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लेट देम तो सेलिब्रेट। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम को आउट करने के बाद जिस तरह वो हैप्पी हैं और इंडिविजुअली अपनी, नहीं, उन्होंने बाबर आजम को नहीं, उसके अलावा भी 3 प्लेयर को किया है। एग्जैक्टली, और आपने बाबर देखा- आजम इसको और वो बहुत देखा, जमील ये को मुझे जो है ना इसीलिए दिल पे मुझे बात पता है ना लगती हिना, है। इसीलिए तोपों का रुख मेरी तरफ आने लगा है। वो आपने वो मीम देखी है, बाबर आजम क्यों मोबाइल करके दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि दिखाना जरा परफॉर्मेंस उसकी आमिर की जो उसने मुझे आउट किया था, किधर है किधर है वो? Still, I would No, say कि no. सेलिब्रेट करना तो देखिए, सबका अब हक है ना। इसी तरह देखा जाए तो शाहीन ने भी बाबर को आउट किया था, उस पर बात नहीं हुई, आमिर ने आउट कर दिया तो बहुत वो एक राइवलरी, और हम लोगों का ना एक माइंडसेट है, हम लोग जरा क्रिटिसाइज करने को ज्यादा पसंद करते हैं, फिर जो सो आपकी बात नहीं करी, नो ऑफेंस, नहीं, मेरी लेकिन बात क्यों कर सोशल रही हैं आप? मीडिया पे जो लोग ग्रुपिंग, एक ग्रुप की तरफ हो गया जी बाबर आजम एक आमिर के ग्रुप में चले गया, फिर वो आपस में जो जंग शुरू हो जाती है, लफ्जी जंग की मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक वी शुड अवॉइड दैट, बिकॉज़ मेरा ख्याल है हमारे मुल्क में जमील भी ऑलरेडी सोशल बहुत मीडिया काफी परेशानी यूज करते हैं। है। शाहीन, Be देखिए मेरी बात positive. सुने, शाहीन और जो उसकी बात कर रहे हैं आमिर की, तो शाहीन तो उसको टेल एंडर नहीं समझते ना बाबर को, जी। ठीक है, तो वो जिसने समझा नहीं, लेकिन उसने कहने का मकसद डिफरेंट था, शायद वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एंकर ने क्वेश्चन किया था क्या आप उनको आउट करना चाहेंगे, उसने कहा मेरे लिए हर विकेट इंपॉर्टेंट है, चाहे नंबर 10 का बैट्समैन हो या ये बाबर हो। जी। तो लोगों ने उसको रिलेट कर दिया कि इसने उनको नंबर 10 का बैट्समैन नंबर कहा। 10 अभी का लेकिन कहा शुरू में है। बहस तो यही हुई ना, बेशक Because आपकी बात लोग सही है, perceive अपने लेकिन तरीके शुरू से में करते ऐसे हैं ही ना, हुआ हर किसी का एक कि अपना टेल एंडर कह perception दिया, है। टेल आप एंडर दोनों कह में दिया। से भी डिफरेंट तरीके से परसीव किया जा रहा किया जा रहा है, ये जमील अपनी तरह से परसीव सही कर रहा है, बात मैं जरा है। ये पॉजिटिव जो तरीके तोपों का से। रुख मेरी तरफ हो जाता है ना, मैं पूरा ध्यान से बैठा होता हूँ, अच्छा कोई ना कोई यहाँ पे जो है ना हमला नहीं, होने नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है eventually- कि आपकी तरफ इवेंचुअली अच्छी चीज ये है कि PSL में कोई भी जीते, कोई भी अच्छा परफॉर्म करे, है तो सब हमारे। It's all about है तो सब पाकिस्तान, सब सब हमारे। हमारे हैं जी, तो हम तो जो भी जीतता है खुशियां मनाते हैं, बिल्कुल। ऑल्दो जमील इज सपोर्टिंग लाहौर कलंदर्स एंड वी होप एंड प्रे। बिल्कुल, लेकिन मैं कहूंगा ये सब टीमें हमारी हमारी हैं, हैं। please आज हो जाए। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और जमील अल्लाह से कह दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।